ध्वनिर्वर्णापदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर LP झारिया, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल से विकसित भारत 2047 विचारमाला के अंतर्गत मैं विकसित भारत की संकल्पना 2047 के अंतर्गत चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। भारत को आजाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं और 15 अगस्त 2047 को भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। मित्रों, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 38 करोड़ के लगभग थी। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति जितनी जनसंख्या थी उसको ध्यान में रखते हुए जीवन यापन की दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं थी। इस कारण हमें खाद्यान्न के मामलों में अन्य देशों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता था। हम विदेशों से, खास करके अमेरिका, रूस आदि अन्य देशों से वित्तीय और खाद्यान्न सहायता प्राप्त करते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के द्वारा, जो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि की ऊपर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए परंपरागत खेती की जगह आधुनिकीकरण से खेती करने के लिए प्रयास किए गए। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया और वैज्ञानिकों के योगदान व उन्नत तकनीकी प्रयोगों का उपयोग करके आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हमें किसी देश के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है। तो आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो है एक स्वतंत्र विदेश नीति 15 अगस्त 1947 के बाद, खास करके जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसके बाद से भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि दोनों क्षेत्रों में एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में नीतियों का निर्माण किया और वैदेशिक संबंधों का संचालन किया। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर विदेश नीतियों का संचालन करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने विदेश नीतियां अपनाई। उसमें हमारे जो विदेश नीति में सभी राष्ट्रों से मित्रता, असंलग्नता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आदि जो नीतियां हमने अपनाई। इसमें हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खास करके विश्व जो दो भागों में बट गया था, उनमें हम तटस्थ रहे। उसका परिणाम ये रहा कि हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मित्रों, अब प्रश्न यह है कि हम विकसित श्रेणी में 2047 में कैसे आएंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे कि इसको जानने के लिए हमें पहले विकसित और विकासशील राष्ट्रों की अवधारणा को भी समझना होगा कि हम किसे विकसित कहते हैं और कौन से देश विकासशील है। तो जैसा कि आप जानते हैं
कि जिन देशों की जीडीपी सकल घरेलू जो आय है वह अत्यधिक है, जिस देश के लोगों के जीवन स्तर ऊंचा है और जिस देश की अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण पर आधारित है, खास करके सेवा क्षेत्र में भी लोगों को अधिक व्यवसाय करते हैं, जिससे कि पूंजी प्राप्त होती है। जबकि जो है विकसित जो देश हैं वो उन्नत जो देश हैं, विकसित देश हैं, उनकी श्रेणी से पिछड़े हुए हैं। ऐसे देशों की मतलब जो है अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, निम्न आय है और साथ करके जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि है। तो इस दृष्टि से विकसित देशों से विकासशील देश आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, इसलिए हम जो है इनको विकासशील या तृतीय दुनिया के देश कहते हैं। इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करके इन्हें हम विकसित देश के हम लाना चाहते हैं। तो मित्रों, जैसे कि अमेरिका विश्व में सबसे अधिक विकसित देश है, साथ ही इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि जो देश हैं ये विकसित देश हैं, और जो खास करके दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, ये जो देश हैं जैसे भारत है, पाकिस्तान आदि देश हैं, ये वियतनाम आदि देश, ये विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,12,193,04,022 है और भारत की जनसंख्या 17.64 की 10 की वृद्धि के साथ वर्तमान समय में लगभग 1,35 करोड़ के लगभग हो गई है। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पहुंचते तक भारत की जनसंख्या लगभग 1,60 करोड़ के लगभग हो जाएगी। तो वर्तमान समय में यदि हम देखें तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पहले चीन थी, लेकिन अब वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या प्रथम स्थान पर है। तो जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक तीव्र गति से भारत की हो रही है। दूसरी बात जो है, यदि हम देखें कि विश्व जो है प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान है वह तीसरे नंबर पर है। वित्त वर्ष 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,450 अमेरिकी डॉलर यानी 20,01,587.47 रुपये थी। इस आय के बढ़ने से इसे 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के साथ एक मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बनने में भारत को मदद मिलेगी। इसी प्रकार हम देखें कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। लगभग भारत की 72.2% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 27.8% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। साथ ही जो साक्षरता दर है वह 82.10% और महिलाओं का 65.50% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में 14 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत 2035 है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में 35% लगभग जो युवा हमारे भारत देश में निवास कर रहे हैं। तो
खास करके एक और तथ्य यह है कि भारत में जो जनसंख्या जो वृद्धि दर बहुत अधिक है, वह विकास की दृष्टि से और उन्नत भारत, विकसित भारत के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा, ताकि जो है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, ताकि जो हमारी योजनाएं हैं वह सफल हो सकें। खास करके जो है विकसित देशों में पर्याप्त मात्रा में वन संपदा पाए जाते हैं। वन संपदा का भी राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे हमारे जो है पर्यावरण, जलवायु, वर्षा आदि और राष्ट्रीय आय भी मतलब में वृद्धि होती है, जबकि भारत में वनों का जो प्रतिशत है या योगदान राष्ट्रीय विकास में आय में वह केवल 1% है। तो यह काफी कम है। इसलिए हमें वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। साथ ही अभी जिस प्रकार वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो जल है, जल संसाधन, वह भी हमारे पास सीमित हैं। जैसे भारत में विश्व के 17.5% जनसंख्या निवास करती है और विश्व के कुल संसाधन का केवल 4.0% है जो भारत में है। तो इससे स्पष्ट है कि भारत में जल के संसाधनों का विकास या उसमें व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। पेयजल और कृषि एवं औद्योगिकीकरण, जब हम मतलब युवाओं को खास करके सेवा क्षेत्र और तकनीकी व प्रौद्योगिकी की ओर जो हमारे युवा बढ़ेंगे, उनको अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि कल कारखानों में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। इसलिए जल की मतलब जो है मात्रा में वृद्धि करना भी आवश्यक है। इसी प्रकार मित्रों, किसी भी देश के विकास में खनिज संसाधनों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे भारत देश में पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं और उनका महत्वपूर्ण योगदान है। खास करके हमारे देश में लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, थोरियम, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, नमक, चूना, जिप्सम तथा चीनी मिट्टी के खनिज हैं। लेकिन जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जिससे कि मतलब जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है, और हमारी यातायात जो व्यवस्था है या परिवहन के जो साधन संचालित होते हैं, उनमें कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ प्रमुख है। वह उसके भंडार हमारे देश में सीमित हैं और हम दूसरे देशों पर आश्रित हैं। जबकि जो है अन्य जो विकसित देश हैं, उनमें ऊर्जा के संसाधन पर्याप्त मात्रा में सुलभ हैं। तो हमें जो है खनिज संसाधनों की भी वृद्धि करनी होगी और इस ओर भी हमें आत्मनिर्भर होना होगा, अर्थात हमें इसके विकल्प तलाशने होंगे। इसी प्रकार जो है किसी भी देश के विकास में परिवहन, यातायात और संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था व जीवन में परिवहन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में भी परिवहन के क्षेत्र में प्रमुख रूप से सड़क, रेल परिवहन आता है। तो भारतीय रेल जो है एशिया में पहला स्थान है, जबकि विश्व में दूसरा स्थान है। अब हम वर्तमान में जो जनसंख्या है 1 अरब 35 करोड़, और जो आगामी 25 वर्षों में जो हमारे ये 25 वर्ष का जो काल होगा देश के लिए, जो अमृत काल होगा, उस जनसंख्या के विकास को ध्यान में रखते हुए हमें यातायात के और तीव्रगामी और आधुनिक साधनों का उपयोग करना होगा, जिससे कि मतलब ऊर्जा की भी बचत हो और पर्यावरण संरक्षित हो। इस दृष्टि से हमें जलमार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्गों को अधिक उन्नत और विकसित करनी होगी। मित्रों, साथ ही हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और भी अन्य उपाय करने होंगे।
इसके लिए यह है कि सकल राष्ट्रीय आय में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। अभी भारत में कृषि व्यवसाय का योगदान जीडीपी में 17.6% है, जबकि जो है विकसित जो राष्ट्र हैं उनमें औद्योगिकीकरण का और सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में ज्यादा योगदान होता है। भारत देश में अधिकांश जो जनसंख्या कृषि प्रधान है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर ही टिकी हुई है। इसलिए हमें कृषि के साथ साथ सेवा क्षेत्र और औद्योगिकरण के क्षेत्र में अधिक वृद्धि करनी होगी, तभी हम विकसित देशों की श्रेणी में आ पाएंगे। इसके साथ जो है प्रति व्यक्ति आय में हमें वृद्धि करनी होगी। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में गरीबी रेखा से नीचे लगभग 21% लोग निवास कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वस्थ जीवन के लिए, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर और आय के अवसर उपलब्ध हों, यह प्रयास करने होंगे। और प्रत्येक नागरिक को अपनी ओर से यह प्रयास करना होगा कि वो राष्ट्रीय देश के विकास के लिए हरदम ऐसा कार्य करे जिससे कि राष्ट्र में इनकम हो और भारत एक विकसित देश की श्रेणी में आए। हमारी जो योजनाएं सफल हों, भारत के जो नीति आयोग के द्वारा ये योजनाएं बनाई जाती हैं तभी फलीभूत हो पाएंगी जब हम जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी कदम उठा पाएंगे। जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसमें परिवार नियोजन और अन्य तरीके साधनों के माध्यम से सभी वर्गों को जागरूक करके इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे देश में वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। भारत में कृषि प्रधान होने के साथ साथ प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में भी जो कृषि मजदूर है एक समय कार्य करने के बाद वो खाली हो जाते हैं। तो ऐसे समय में वो जो है दूसरे देशों में, राज्यों में पलायन करते हैं। उस पलायन को रोकना पड़ेगा और युवाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए स्टार्टअप और आदि जैसे स्वरोजगार स्थापित करके स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। इस दिशा में हमारे शैक्षणिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको भी संरक्षित करना और उनका सीमित मात्रा में प्रचुर रूप से ही समुचित प्रयोग करने की आदत हमें डालनी होगी। जिस प्रकार तृतीय विश्व में के देश जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उससे पर्यावरण को और देश को एक काफी समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। हम देख रहे हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिससे पर्यावरण को क्षति हो रही है और साथ ही हमारे जो वर्षा है या जो मानसूनी जो जलवायु है वह भी प्रभावित हो रही है। इससे सूखा की जो है संभावनाएं बन रही हैं। मित्रों, साथ ही हमारी जो अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण से जोड़ना होगा। औद्योगिकीकरण की दिशा की ओर अधिक उपाय करने होंगे। हमारे सकल घरेलू उत्पादन में, जीडीपी में अधिक आय या जो है वृद्धि वह औद्योगिकीकरण के माध्यम से करनी होगी। साथ ही वर्तमान समय में जो 100% साक्षरता या शिक्षित बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें जो स्कूल छोड़ चुके हैं या शाला जाने से वंचित रह गए हैं, ऐसे बालक बालिकाओं को स्कूलों में दाखिला दिला करके पूर्ण साक्षरता की ओर प्रयास करने होंगे। और जो प्रौढ़ हैं या जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है उन्हें भी प्रशिक्षण या अन्य माध्यमों से शिक्षित करने की आवश्यकता है। मित्रों, इस प्रकार एक नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से औद्योगिक विकास, संरचनात्मक विकास और आधारभूत उद्योगों की स्थापना करके भारत निश्चित रूप से 2047 में एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। धन्यवाद।